हेलो फ्रेंड्स। तो इरिगेशन के थर्ड लेक्चर में और थर्ड क्वेश्चन के साथ हम लोग हाजिर हैं, जिसका क्वेश्चन का नाम है कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन के क्या क्या डिसएडवांटेज है, माइंड में क्या बैठाया था मैंने कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज से तो हमको मतलब ही नहीं रखना चाहिए इरिगेशन में, क्योंकि इरिगेशन का सोल पर्पस क्या है, फूड क्रॉप को उगाना। और क्रॉप उगा के जो मतलब हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, हमारा कंट्री हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, इसके नीड्स को फुलफ़िल किया जाए और फूड के शॉर्टेज को जो है उसको भी बढ़ाया जाए। तो मेन एम तो हमारा ये है। अब इसके अंदर क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है उस पर हमको फोकस नहीं करना है। इरिगेशन का क्या ही डिसएडवांटेज हो जाएगा, है कि नहीं, कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर हम लोग तरीके से करें तो। लेकिन वही डिसएडवांटेज कुछ तरीका अगर गलत हो जाएगा वो उसमें होता है। ठीक है, सबसे पहला है, इसमें बात करते हैं कि बेसिकली इंडिया में हमारे पास जो भी सॉइल होता है, जहाँ भी हम लोग खेती करते हैं, तो वहाँ हम लोग ये आमतौर पर प्रोडक्टिविटी यील्ड को बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज करते हैं, मैन्योर का यूज करते हैं। ऐसे मैन्योर का काहे यूज करते हैं, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का कमी है हमारे इंडिया में, जो क्रॉप्स सॉइल है उसमें नाइट्रोजन का कमी है कि नहीं। तो नाइट्रोजन का फुलफ़िल कराने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र्स का यूज करते हैं। देखते होंगे हमारे यहाँ जो फर्टिलाइज़र्स का बॉडी आता है उस पर लिखा होता है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये तीन चीज़ का कमी होता है सॉइल में, और उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं किसके मदद से, फर्टिलाइज़र्स की मदद से। कभी कभी होता क्या है कि 50% जो नाइट्रेट हम लोग अप्लाई करते हैं सॉइल में, वो ग्राउंड में सिंक कर जाता है सीपेज के कारण, और इसलिए अंडरग्राउंड वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। और जब यही पानी लोगों के द्वारा यूज किया जाएगा बेल्स के मदद से या फिर अदर हैंड पंप्स के मदद से या किसी भी तरीक़ा से अगर लोगों के द्वारा यूज किया जाएगा तो उनमें डिजीज़ पाया जाएगा और उसको हम लोग एनीमिया कहेंगे। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर पीने वाले पानी में अगर नाइट्रेट का कंटेंट 45 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, अगर देखिए ये जो मेरे रूम में ये जो पेज लगा हुआ है ना, इस पे जो है आप लोगों को अभी हम दिखा रहे हैं, इस पे वही मैंने लिख के रखा हुआ है कि क्या क्या कंटेंट जो है होने से क्या क्या होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये नाइट्रेट वाला जो पेज है इसमें क्या है, 45 mg पर लीटर अगर इसका लिमिट है, देखिए कौन सा लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट। इसका एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है, 45 mg लिमिट। और इसका जो अपर लिमिट है कॉज फॉर रिजेक्शन, उसमें नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसका मतलब है कि 45 mg पर लीटर, समझ रहे हैं, 45 mg पर लीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है क्या, नाइट्रेट का कंटेंट, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम का एक डिजीज हो जाता है, जिसको मेथेमोग्लोबिनिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है वेरियस एग्जामिनेशन में। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 में बोलते हैं कि जब भी पानी कहीं भी जमा हो जाता है, इरिगेशन करने से पानी जमा हो जाता है, तो जब भी पानी कहीं जमा हो जाएगा तो वहाँ पे कोल्डर और डैम्पर टाइप का इन्वायरमेंट बन जाएगा। कोल्डर और डैम्पर टाइप का इन्वायरमेंट, जैसे बारिश होता है, बारिश होने के बाद कहीं भी अगर लो लाइंग एरिया है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा हो जाने के वजह से देखते हैं हम लोग कि क्या हो जाता है, वहाँ पे मॉस्क्यूटो, मच्छर वगैरह पनपने लगता है, तो ब्रीडिंग ऑफ मॉस्क्यूटो हो जाता है। और मच्छर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक ही बीमारी हम लोग के मन में आता है, क्या, डेंगू हो गया, डेंगू होने का खतरा है। तो कॉजेज आउटब्रेक ऑफ द डिजीज लाइक मलेरिया और डेंगू, मलेरिया और डेंगू मच्छर के कारण नहीं होता, ये याद रखेंगे। तो मलेरिया और डेंगू डिजीज भी हो सकता है ओवर इरिगेशन के कारण। डैम्पनेस न, जहाँ कहीं भी डैम्पनेस वाला चीज़ या कोल्डर क्लाइमेट वाला चीज़ आएगा, डैम्पनेस, खासकर डैम्पनेस वाला चीज़, तो वहाँ पे मॉस्क्यूटो को आना मतलब स्वाभाविक है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ओवर इरिगेशन में लीड टू वाटर लॉगिंग। क्या, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या होता है, और वाटर लॉगिंग हो जाने की वजह से क्रॉप यील्ड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। हम लोग को एक चैप्टर ही है वाटर लॉगिंग पे डिटेल में पढ़ना, तो आगे हम लोग देखेंगे। वैसे वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर देने से क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला आता है, रूट जोन तक। सॉइल का जो रूट जहाँ तक पहुँचा हुआ है वहाँ तक रूट जोन तक चला आता है। रूट में, अच्छा, वाटर लॉगिंग में रूट जोन में आ गया, और रूट में क्या होता है, वॉइड्स होता है, जिसके कारण प्लांट्स जो है वो एयर लेते हैं। शुरू में बताया था मैं, प्लांट को, क्रॉप को क्या चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए।
तो क्या हुआ, रूट जोन ब्लॉक हो गया, उसका वॉइड्स जो है ब्लॉक हो गया, वो तो एयर अब ले नहीं पाएगा, एयर नहीं ले पाएगा तो सूख जाता है। दूसरा कारण ये भी है कि वाटर, यहाँ 5th पॉइंट में है पॉइंट की सैलिनिटी और अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल। एक कारण ये भी है कि अब जैसे नाइट्रेट है तो ये सब क्या है, एक तरह से सॉल्ट ही होता है। तो पानी में अगर सॉल्ट का कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है, पानी में अगर सॉल्ट का कंटेंट बढ़ रहा है और वो पानी जो है ऊपर कैपिलरिटी के थ्रू रूट्स अपना ले रहा है पानी, ठीक है, और रूट्स में क्या होता है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी होता है, ऑस्मोटिक एक्टिविटी के कारण पानी जो है रूट में चला जाता है, लेकिन जो उसमें सॉल्ट का कंटेंट है वो अंदर नहीं जा पाता। और जब रूट के अंदर सॉल्ट नहीं जा पाता है तो वो सॉल्ट सब कहाँ जमा हो जाता है, रूट जोन में जमा हो जाता है, जिसके कारण पेड़ जो है सूख जाता है। अगर आपको अपने किसी अगल बगल वाले पेड़ को सुखाना है, सपोज करिए कि आपको पेड़ को सुखा देना है, आप उसमें कुछ नहीं कीजिए, आप उसमें सॉल्टी वाटर जो है अप्लाई कर दीजिए, 10 से 15 दिन के अंदर आपका वो पेड़ सूख जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये गलत है, पेड़ नहीं सुखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज एक्सपेंसिव इन इट सेल्फ। पानी का जो खर्च आता है, जो खेत वगैरह में जो पानी हम लोग पटाते हैं, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महंगा होता है। नहीं महंगा होता है तो, अगर महंगा नहीं रहता तो खेती भी बहुत तरह से होती है। मेन चीज़ खेती में पानी ही, मेन फैक्टर जो है वो वाटर का ही आ जाता है, ठीक है। तो और ये सैलिनिटी और अल्कलिनिटी भी हम लोग वाटर लॉगिंग वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तो इतना सारा पॉइंट था डिसएडवांटेज को मेंशन करने के लिए, काफ़ी पॉइंट है। डिसएडवांटेज कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, मैंने बताया पहले भी, एडवांटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि अब ये जो इरिगेशन है इसका कितना तरह का टाइप है। देखिए 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एक आता है मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को किस तरह से खेत में अप्लाई करें, टेक्निक ऑफ अप्लीकेशन, टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आता है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन। क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ, इसको एक एक लाइन में खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी हम बस मेन पॉइंट लिखवा देंगे, उतना याद रहेगा। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, मेनली 2 तरह का इरिगेशन हम लोग सबसे पहले क्लासीफाई, और ये फ्लो चार्ट एग्जाम में बना के आएंगे। सबसे पहला टाइप इरिगेशन का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन, सरफेस इरिगेशन। और दूसरा जो पॉइंट होता है ये होता है सब सरफेस इरिगेशन। कौन सा, सब सरफेस। देखिए सरफेस इरिगेशन में क्या करते हैं कि हम लोग सॉइल के, यानी कि फील्ड के ऊपर वाले सरफेस को बेट करते हैं, यानी भिगाते हैं, यानी कि पानी पूरा सरफेस पे लाके ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं 2 तरीका से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं कि वेट द सरफेस, वेट द सरफेस ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, और बाय लिफ्टिंग। हम लोग लिफ्टिंग करा के या फिर ग्रेविटी के कारण, हायर लेवल से लोअर लेवल पे ग्रेविटी के कारण फ्लो होकर चला जाएगा वेट के कारण, तो उस सरफेस में आ जाएगा। और सब सरफेस में हम लोग रूट जोन में क्या करते हैं कि पानी को अप्लाई करते हैं, और वहाँ पे कैपिलरिटी के कारण होता है, ड्यू टू कैपिलरिटी। सब सरफेस में कौन सा इरिगेशन किस तरह से होता है सप्लाई, कैपिलरिटी के कारण। तो ये हो गया सरफेस और सब सरफेस। अब सरफेस में क्या होता है, सरफेस में फिर से हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक हम लोग करते हैं, जैसे इसी में नाम दिया ना, ग्रेविटी और बाय लिफ्टिंग। तो ग्रेविटी के कारण जो होता है वो होता है फ्लो इरिगेशन। कौन सा, फ्लो इरिगेशन। और लिफ्टिंग के कारण नाम में ही है तो इसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन में समझ गए कि आप पंपिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैनुअल पंपिंग या मैकेनिकल पंपिंग करते हैं। और फ्लो इरिगेशन में क्या करते हैं, ग्रेविटी के कारण फ्लो करवा देते हैं सरफेस पे, ठीक है। यहाँ पे कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक तो ग्रेविटी पॉइंट हो गया, दूसरा यहाँ पे हम लोग कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फ्लो इरिगेशन में कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। रिवर से पानी खेत तक जाना है तो 2 तरीका है। एक तो रिवर के पानी को डायरेक्टली आप डाइवर्ट कर दीजिए फील्ड में, बियर और बैराज बना के। दूसरा तरीका है
कि आप रिवर के अक्रॉस डैम बना दीजिए और डैम बना के आप पानी को स्टोर कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग पानी में बियर या बैराज, रिवर में जब बियर या बैराज बना लेते हैं तो उस समय जो इरिगेशन कहलाता है, पहले फ्लो इरिगेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटे, जिसका नाम है पेरेनियल और दूसरा पार्ट है फ्लड। और इसी का एक नाम है इनंडेशन इरिगेशन। एक पार्ट है पेरेनियल का मतलब ही होता है लगातार, जैसे पेरेनियल रिवर्स होता है ना, गंगा रिवर, पेरेनियल रिवर, यानी कि उसमें लगातार पानी मिलेगा। तो पेरेनियल रिवर का मतलब, पेरेनियल इरिगेशन का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के इरिगेशन में क्रॉप के लिए हमेशा पानी रहेगा, सालों भर पानी का सुविधा रहेगा। आपको जब मन करेगा आप जो क्रॉप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस उसको रेगुलेट कर सकते हैं और पानी जितना चाहिए उतना आप फील्ड में पहुंचा सकते हैं। तो पेरेनियल हो गया। और फ्लड में क्या होता है कि हम लोग एक ही बार में थोड़ो फ्लो कर देते हैं, फील्ड में पूरा पानी पहुंचा देते हैं। जैसे पैडी फील्ड में, धान के खेती में आप देखते होंगे कि एक ही बार हम लोग पानी बहुत मात्रा में दे देते हैं और उसके बाद एक बार लैंड अपना सेचुरेट हो जाता है, उसके बाद जो मॉइस्चर होल्ड करके रखता है लैंड, उसको फर्दर अपने हिसाब से वो यूज करते रहता है। तो फ्लड में तो ये हो गया। पेरेनियल में क्या होता है कि हमेशा कांस्टेंट और कंटिन्यूअस सप्लाई होता है पानी का और अकॉर्डिंग टू द क्रॉप का रिक्वायरमेंट, ठीक। अब पेरेनियल में ही हम लोग दो तरीका से करते हैं, एक तो कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मदद से बनाते हैं। तो पेरेनियल में अगर हम लोग डायरेक्ट रिवर, पेरेनियल का इधर लिख देते हैं कि अगर पेरेनियल इरिगेशन है, ठीक है, तो इसमें दो तरीका से क्या कर सकते हैं कि एक तो हम लोग रिवर से कैनाल बना लेते हैं। तो रिवर से कैनाल बना लेते हैं तो इसको रिवर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, रिवर कैनाल सिस्टम, या फिर इसी को डायरेक्ट इरिगेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन, रिवर कैनाल। अब नाम में ही है रिवर कैनाल, यानी कि रिवर से हम लोग कैनाल बना के फील्ड तक ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बियर या बैराज वगैरह बनाते हैं। उसके बाद पेरेनियल के बाद यहाँ पे हो जाता है एक हम लोग इनडायरेक्ट बोल दीजिए, चाहे उसी का नाम है स्टोरेज इरिगेशन। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं डैम। यहाँ क्या बनाते हैं, डैम। तो यहाँ डैम बना के पानी को स्टोर कर लिए और पानी को जब जरूरत है तो उसके हिसाब से यूज कर लिए। सब सरफेस का दो पार्ट है क्या, एक नेचुरल हो जाता है और एक हो जाता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है कि जो कैनाल हम बना के ले जा रहे हैं तो उस कैनाल में क्या होगा, मोस्टली कैनाल अनलाइंड ही होता है इंडिया में। तो अनलाइंड कैनाल में क्या होता है कि सीपेज का प्रॉब्लम होता है। सीपेज का प्रॉब्लम यानी कि जिस तरह मान के चलो कि इस तरह से कैनाल बनाए हुए, इस तरह से पानी आ रहा है तो फील्ड में ये सॉइल है, ये ठीक है, ये सॉइल फील्ड में लीक करेगा, यहाँ से क्रैक्स वगैरह होगा। अनलाइंड कैनाल है तो जाहिर सा बात है यहाँ से पानी सीप करेगा और पानी सीप करने के बाद यहाँ जो प्लांट का रूट वगैरह पहुँचा हुआ है इसमें पानी अप्लाई हो जाएगा नेचुरली। तो नेचुरली हो रहा है तो इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन में रख देंगे। आर्टिफिशियल में हम लोग क्या करते हैं कि इसी में यहाँ से ना पाइप वगैरह यूज कर लेते हैं, पाइप का सिस्टम, नेटवर्क ऑफ पाइप, इसमें क्या लिख देंगे, नेटवर्क्स ऑफ पाइप का यूज कर लेते हैं, नेटवर्क्स ऑफ पाइप्स का यहाँ पे यूज कर लेते हैं अंडरग्राउंड में। सब सरफेस का मतलब क्या कि अंडरग्राउंड में ही अगर कैनाल से डायरेक्ट लीकेज वगैरह होके जा रहा है तो नेचुरली, तो उसको नेचुरल सब सरफेस बोलेंगे। और अगर वहीं में हम नेटवर्क ऑफ पाइप बिछा देते हैं और उसके थ्रू ले जाते हैं, लेकिन होता दोनों में कैपिलरिटी के कारण ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी गलती क्या हो जाता है कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन में सरफेस वाला तो ठीक है, सब सरफेस के समय लोगों को लगता है कि ड्रिप इरिगेशन मार देते हैं। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन नहीं लिखेंगे। ड्रिप इरिगेशन कोई टाइप ऑफ इरिगेशन नहीं है। ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि एक अलग टॉपिक है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। टाइप्स ऑफ इरिगेशन इतना ही है, जो है सो यही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन देने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल या आर्टिफिशियल होता है। इसका कारण होता है कैपिलरिटी। नेचुरल में डायरेक्ट लीकेज वगैरह का टेंडेंसी, यहाँ नेचुरल में क्या होता है, लीकेज का टेंडेंसी बनता है, और आर्टिफिशियल में हम लोग नेटवर्क ऑफ पाइप बिछाते हैं। पेरेनियल का पार्ट है रिवर कैनाल सिस्टम या डायरेक्ट इरिगेशन। यहाँ रिवर या कैनाल, रिवर से कैनाल को जोड़ने के लिए हम लोग बियर या बैराज का मदद करते हैं। बियर या बैराज देखने में एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके बारे में भी आगे में हम लोग देखेंगे। और स्टोरेज के लिए डैम बनाते हैं।
लिफ्ट इरिगेशन में हम लोग हैंडपम्प की मदद से या ट्यूब बेल्स की मदद से पानी को लिफ्ट करा के ऊपर ले जाते हैं और फिर सरफेस पे छोड़ देते हैं, उसको लिफ्ट इरिगेशन करते हैं। फ्लो इरिगेशन में क्या है कि ऊंचा लेवल पे पानी रहता है और वहाँ से लोअर लेवल में हमारा फील्ड रहता है, वहाँ तक पानी फ्लो होकर के आ जाता है, इसलिए इसका नाम फ्लो इरिगेशन है। फ्लो इरिगेशन में हम लोग कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, जिसमें पेरेनियल को मैंने देख लिया रिवर कैनाल सिस्टम कैसे हो गया। और फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पानी को एक ही बार में जितना पानी देना होता है मैक्सिमम दे देते हैं। क्रॉप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पूरा क्रॉप पीरियड में उस पानी को यूज करते रहता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इरिगेशन का टॉपिक। इतना अगर आपको माइंड में बैठ गया तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा लिख के आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर था 4। 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, 3rd नंबर क्वेश्चन था ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन, और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे आगे कुछ मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, जिसमें हम लोग ड्रिप इरिगेशन और बहुत सारा तरीका जो भी है, फ्री फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, चेक मेथड है, चेक बेसिन, जो भी सब चीज़ है वो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।